नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपका आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक में आपके पास क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी कवर किए गए हैं, और हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए हम ये टॉपिक कवर करेंगे अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है इसमें कि प्रजनन तंत्र होता है क्या, प्रजनन क्या होता है। तो प्रजनन दोस्तों एक जैविक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होगी ये? जैविक प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा मनुष्य या कोई भी जीव अपने वंश को आगे बढ़ाता है, उसको बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? प्रजनन। उसके बाद देखिए आगे मानव प्रजनन, कि मनुष्य का प्रजनन कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो मनुष्य का प्रजनन तंत्र होता है वो लैंगिक होता है। कैसा होगा? लैंगिक प्रकार का होता है, यानी कि सेक्सुअल होता है ये। ठीक है, मनुष्य का प्रजनन तंत्र सेक्सुअल होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट देख लीजिए आगे। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु। ठीक है, पुरुषों में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। महिलाओं में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। से युग्मक यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि अगर आपको पूछे कि युग्मनज का निर्माण किससे होगा, तो शुक्राणु प्लस अंडाणु से क्या होता है दोस्तों? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जाइगोट बोल देते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? जाइगोट। क्लियर? उसके बाद जो मानव प्रजनन तंत्र होता है, मनुष्य क्या होता है दोस्तों? बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? विविपोर्स। क्या बोलेंगे? विविपोर्स। और जो अंडे द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं दोस्तों उसको बोलेंगे ओविपोर्स। देखिए दोनों नाम तो आपके याद रहेंगे, विविपोर्स और ओविपोर्स। ठीक है, परंतु शायद आप ये भूल जाओ कि बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहेंगे और अंडे से बच्चे को जन्म देने वाले को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या, देखिए जो अंडा होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है और ओ भी ऐसा ही होता है, यानी कि जो अंडे होंगे वो ओविपोर्स होंगे। अंडे वाले क्या होंगे? ओविपोर्स। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? विविपोर्स। तो मनुष्य किस में आएगा दोस्तों? आपका विविपोर्स में। अगर पूछे कि गाय भैंस, ठीक है, तो ये भी आपके किस में आएंगे? विविपोर्स में आएंगे। चिड़िया किस में आएगी दोस्तों? वो ओविपोर्स में आएगी। क्लियर है ये वाली बात है? उसके बाद आगे चलिए, जो मनुष्य देखिए दोस्तों वो उभयलिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, मनुष्य उभयलिंगी होता है, यानी कि इसके अंदर नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? उभयलिंगी। ठीक है, अब कुछ प्रजनन के कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप में प्रजनन होता है तो वो देख लीजिए कि प्रजनन के चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कौन सा आएगा? गैमेटोजेनेसिस। क्या आएगा? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक जनन। कौन सा आएगा पहला स्टेप? क्या? युग्मक जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? पुरुषों में शुक्राणु बनेंगे, ठीक है, और महिलाओं में अंडाणु। तो ये बनना युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, यानी कि शुक्राणु बनना और अंडाणु बनना, सबसे पहली प्रोसेस तो यही रहेगी दोस्तों। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है जी। अब इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि आपके शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो शुक्राणु होते हैं दोस्तों वो पुरुषों में बनते हैं। शुक्राणु आप पुरुषों में बनेंगे, ठीक है, और अंडाणु महिलाओं में बनेंगे। ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखेंगे शुक्राणु आपके जो पुरुष होते हैं उनमें यौवन अवस्था में बनना शुरू होते हैं। यौवन अवस्था यानी कि 11 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बीच में कभी भी प्रारंभ हो सकते हैं ये। ठीक है, और जो अंडाणु होते हैं दोस्तों महिलाओं में, ये मैक्सिमम कब तक, किस एज तक बन सकते हैं? तो ये दोस्तों जो बनेंगे ये बनेंगे 50 से लेके 52 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि कोई भी जो महिला होती है वो बच्चे को जो जन्म देती है
तो वो कब तक दे सकती है दोस्तों, जब तक उसकी एज 50 से लेके 52 वर्ष तक की है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, इंसेमिनेशन। ठीक है, क्या आएगा, इंसेमिनेशन यानी कि गर्भाधारण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो नर युग्म होता है, नर युग्म क्या दोस्तों, यानी कि शुक्राणु, ठीक है, को मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरित करना। ठीक है, शुक्राणु को मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, गर्भाधारण। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। यहां से दोस्तों पहले भी हरियाणा में क्वेश्चन आ चुका है, यहां से और एक इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा वहां से भी आ चुका है। ठीक है, देखिए निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। ठीक है, जब दोनों मिल जाएंगे, मान के चलिए ये अंडाणु है, ठीक है, यहां से शुक्राणु आएगा, इस पे मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। उसके बाद जो ये निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, कहते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया होती है फीमेल में। ठीक है, और होती कहां पर है, ये डिम वाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होती है। कहां पर होगी दोस्तों, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको समझेंगे थोड़ा सा। ये जो दोस्तों ये है, ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय इस साइड और ये इस साइड। ठीक है, और इसके बीच में क्या है दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल चुके मान के चलो। जब मिलने के बाद ये यूग्मनज बना देंगे बाद में, तो ये भ्रूण बन जाएगा, एक तरह से एम्ब्रियो बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब कोई भी एम्ब्रियो 5 से 6 दिन का होता है, जब शुरू के अंदर, अगर आपको पूछे तो बताने आपको ये वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई भी भ्रूण 5 से 6 दिन का हो तो उसको क्या बोलोगे आप, तो उसको क्या बोलोगे दोस्तों, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, क्या बोलोगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलोगे। क्लियर। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होती है दोस्तों, ठीक है, ये मतलब पूरी प्रॉपर तो क्या है, डिंब वाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, परंतु ये गर्भाशय रेखा है। ठीक है, क्या है ये दोस्तों, गर्भाशय रेखा। ठीक है, चलिए आगे फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, जाइगोट। क्या होगा, जाइगोट यानी कि यूग्मनस। तो ये जो यूग्मनस होता है दोस्तों, ये एक कोशिकीय होता है। यूग्मनस क्या होता है दोस्तों, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, उसके बाद इसका निर्माण शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के बाद होता है। ठीक है, पहला काम क्या था, देखिए शुक्राणु और अंडाणु का बनना। ठीक है, फिर बाद में शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, ये निषेचन हुआ, और इसके बाद जो बनेगा दोस्तों, दोनों के मिलने से जो पहली कोशिका बनेगी वो क्या होगी, आपकी जाइगोट होगी। ठीक है, मनुष्य की या किसी भी जीव जंतु की पहली जो कोशिका होती है उसको क्या बोलोगे दोस्तों आप, जाइगोट होती है। पहली कोशिका यानी कि एक ही कोशिका बनी अभी तो। ठीक है, बाद में कोशिका विभाजन होगा, ये आप सभी जानो, कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम इसको। तो फिर कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन होगा, 2 कोशिकाएं बन जाएंगे, तो ये तो बाद का काम होगा। जब स्टार्टिंग में बनी कोशिका दोनों के मिलने से, तो वो एक ही कोशिका, इसलिए यहां पर क्या लिखा, एक कोशिकीय है। ये यूग्मनस क्या होता है, एक कोशिकीय। जाइगोट क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है इम्प्लांटेशन यानी कि समाविष्ट हो जाना। ठीक है, तो युग्मनज का गर्भाशय की रेखा, अभी मैंने जो बताया था वो जो साइड में इस प्रकार से थी, ये क्या होती है दोस्तों, गर्भाशय की रेखा। तो जो युग्मनज है दोस्तों, वो मान के चलो यहां पर चिपक जाता है, गर्भाशय की रेखा पर क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं समाविष्ट होना यानी कि इम्प्लांटेशन बोल देते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद गैस्टेशन यानी कि गर्भ अवधि, मतलब कि गर्भ का समय जो होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, सबसे पहले तो देखिए काम क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होगा दोस्तों। क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होता है, फिर उसके बाद बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, और माँ और बच्चे के बीच प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, जो ये होती है ना दोस्तों, इसको गर्भनाल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, गर्भनाल। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होती है, अगर आपको पूछे कि माँ और बच्चे के बीच पोषक तत्व का, जैसे कि माँ बच्चे को पोषक तत्व देती है, तो वो किसके थ्रू देती है, तो प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों, प्लेसेंटा के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें इस बात का।
ठीक है, यहां तक आया आपकी समझ में। उसके बाद आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं हम नर प्रजनन तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? नर प्रजनन तंत्र, यानी कि पुरुषों में जो प्रजनन तंत्र होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इसकी जो लोकेशन होती है दोस्तों वो कहां पर होगी? पेल्विक रीजन में। कहां पर होगी? पेल्विक क्षेत्र के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ भाग है। सबसे पहला भाग होता है वृषण। पुरुषों में सबसे पहले भाग क्या है? वृषण, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेस्टिस। उसके बाद आती है गौण वाहिनी। क्या आएंगे दोस्तों? गौण वाहिनी, जिसको हम असेसरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? असेसरी डक्ट। फिर तीसरे नंबर पे आता है पुरुष ग्रंथि, नर ग्रंथि। ठीक है, चौथे नंबर पे है बाह्य जननांग। क्या हुआ होगा दोस्तों? चौथे नंबर पे है बाह्य जननांग। तो नर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है वृषण। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं आपका। ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है, परंतु जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो यहीं से बन जाएंगे पहले से। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं वृषण से। तो वृषण यानी कि टेस्टिस। तो पेल्विक क्षेत्र के बाहर एक थैलीनुमा संरचना को क्या बोलेंगे? अंडकोश बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको अंडकोश बोलते हैं। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होते हैं। कितने होंगे? एक जोड़ी, यानी कि 2। ठीक है, वृषणों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, इनमें क्या होता है? काम क्या होता है? इनके अंदर दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु बनने के लिए जो तापमान चाहिए दोस्तों वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, कितना चाहिए? 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए तापमान शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, तब जाकर ये शुक्राणु तैयार होते हैं। ठीक है, अब अगर कुछ शुक्राणु ये जैसे वृषण की बात करें, ठीक है, तो इसकी एनाटोमी करते हैं। एनाटोमी का मतलब क्या होता है? रचना इसकी, कि मान के चलो ये वृषण है तो ये बना कैसे, क्या चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए एनाटोमी में क्या आएगा? सबसे पहले ये बाहर वाली परत दी गई है, फिर ये अंदर इस प्रकार से, और एक और है अंदर। ठीक है, तो बाहर तो कोई वो नहीं, अंदर किसी सेकंड है उसको देखिए। इसको बोलेंगे टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको टेस्टिक्युलर ट्यूब्यूल। और उसके जो अंदर दी गई है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? सेमनीफेस ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे? सेमनीफेस ट्यूब्यूल। अगर आपको पूछ ले कि कौन सी ट्यूब, या ऑप्शन दे कि शुक्राणु का निर्माण कहां से, कैसे, कौन करता है, तो आप क्या कहोगे? सेमनीफेस ट्यूब्यूल शुक्राणु का निर्माण करती है। कौन सी करेगी? सेमनीफेस ट्यूब्यूल। क्लियर है? उसके बाद देखिए आगे शुक्राणु के बारे में। जो शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों कैसे, किस प्रोसेस से? तो टेस्टिस यानी कि वृषण में 3 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं। पहली होती है जेम सेल यानी कि रोगाणु कोशिका। ठीक है, क्या होगी? रोगाणु कोशिका। दूसरी होती है सेटोली कोशिका। तीसरी होती है लेडिंग कोशिका। ठीक है, कौन सी होगी? लेडिंग कोशिका। अब देखिए दोस्तों, जो ये जर्म सेल है यानी कि रोगाणु कोशिका ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्या करती है दोस्तों? ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। पूछेगा अगर कि कौन सी कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो कौन सी करेगी दोस्तों? जर्म सेल यानी कि रोगाणु कोशिका करेगी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाला है ये जरूरी है, लेडिंग सेल यानी लेडिंग कोशिका आपकी। जो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पुरुष हार्मोन है, नर हार्मोन, ठीक है, इसका निर्माण होता है। क्या होगा दोस्तों? पुरुष हार्मोन का निर्माण होता है लेडिंग सेल के द्वारा। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि पुरुषों में हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है, पुरुषों में हार्मोन कौन सा है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहां से, तो याद रखना है आपको। कौन सा है दोस्तों? ये टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको ये वाला तो क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं आपके पास असेसरी डक्ट। क्या है दोस्तों? असेसरी डक्ट यानी कि गौण वाहिनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वृषण से, टेस्टिस से शुक्राणु स्थानांतरित करना। ठीक है, टेस्टिस से शुक्राणु स्थानांतरित करना, यानी कि मान के चलो ये टेस्टिस, यहां से शुक्राणु यहां तक लेके जाना, तो ये किसका काम होगा? असेसरी डक्ट का काम होता है दोस्तों ये। ठीक है, उसके बाद अब ये 4 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है ये? 4 प्रकार की होती है। हमें चारों याद करने की आवश्यकता नहीं,
सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो नसबंदी ऑपरेशन होता है पुरुषों में, जो नसबंदी ऑपरेशन होता है उसके दौरान, ठीक है, किसको, कौन सी वाहिनी होती है, जो वेस डिफरेंस, ठीक है, कौन सी होती है, वेस डिफरेंस नामक वाहिका का, नहीं यहां पर थोड़ा गलत लिखा है, निर्माण नहीं होता, वाहिका को काट दिया जाता है, ठीक है, क्या करेंगे, जो वेस डिफरेंस वाली है ना, नसबंदी ऑपरेशन के दौरान इसको काट दिया जाता है, ठीक है, ये यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद आगे नर ग्रंथि, पुरुष ग्रंथि जो आई थी उसमें देखिए, इसमें भी 3 पार्ट है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ठीक है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, इसमें क्या होता है, श्लेष्मा का निर्माण होता है, जैसे कि म्यूकस का, ठीक है, किसका निर्माण होता है, म्यूकस, श्लेष्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, प्रोस्टेट ये क्या करता है, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, क्या करेगा दोस्तों, ये सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है प्रोस्टेट। अब ये जो सिट्रिक अम्ल है दोस्तों, ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल क्या करता है, शुक्राणु को गति प्रदान करता है। और अगर आपको पूछा जाए कि सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता क्या है, तो क्या होता है दोस्तों, ये CHO, ये 3 होते हैं इसमें, और ये 687 क्या होगा, C6H8O7, ये होता है सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला। और वैसे अगर आपको पूछा जाए तो ये खट्टी चीजों में पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल आपका खट्टी चीजों में पाया जाएगा। समझ आई बात यहां तक। उसके बाद आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, पेयर्ड, क्या लिखा है यहां पर, बल्बुरेथलर, ठीक है, और ये ग्रंथि एक क्या है दोस्तों, ये ग्रंथि है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो फ्रक्टोज होती है ना दोस्तों, ठीक है, तो फ्रक्टोज का निर्माण होता है यहां पर, ठीक है, फ्रक्टोज का अगर निर्माण देखें तो पुरुष ग्रंथि के अंदर होगा, ठीक है। और फ्रक्टोज का काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, किसका काम होता है, फ्रक्टोज का काम होता है, ठीक है। अब देखिए 3 चीजें बनी हमारे पास, एक तो हुआ शुक्राणु, दूसरा यहां से फ्रक्टोज, और इससे पहले यहां से सिट्रिक अम्ल। जब ये तीनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वीर्य का निर्माण करेंगे, सीमेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, ये वीर्य का निर्माण करते हैं। कौन कौन, देखिए शुक्राणु, फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल, ठीक है, रख लोगे आप याद इन बातों को। उसके बाद आगे मादा प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र, तो मादा प्रजनन तंत्र के भाग देखिए दोस्तों कौन कौन से, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो कौन सा है, अंडाशय, ओवेरीज, ठीक है, क्या है दोस्तों, अंडाशय, ठीक है। उसके बाद एक जोड़ी डिंब वाहिनी, ठीक है, एक जोड़ी डिंब वाहिनी, यानी कि जो ये होती है ना, ठीक है, इनको बोलते हैं, तो 2 होती है ये। उसके बाद गर्भाशय, ये मान के चलिए ये गर्भाशय, ठीक है, यूट्रस बोलते हैं जिसको। और उसके बाद आती है गर्भाशय ग्रीवा, ये वाली चीज है जो गर्भाशय ग्रीवा यहाँ पर है ये, ठीक है। योनि वेजाइना, ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बाह्य जननांग, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या दिया दोस्तों, देखिए मेमरी ग्लैंड, ठीक है, यानी दूध वाली जो ग्रंथियां होती है वो। तो यहां से आपकी समझ में आया होगा, ठीक है जी। ये जो ग्रीवा होती है दोस्तों, ये क्या करती है, जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, शुक्राणुओं को योनि से गर्भाशय तक यही स्थानांतरित करती है। ग्रीवा का काम क्या होता है, शुक्राणुओं को योनि से गर्भाशय तक स्थानांतरित करना, ठीक है। तो ये क्या होंगे दोस्तों, मादा जननांग होते हैं ये, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे और, अब इसमें आगे पढ़ते हैं अंडाशय के बारे में। किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। तो जो अंडाशय होती है इनकी संख्या कितनी होगी, एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब कितनी होती है, 2, ठीक है। अंडाशय कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। अंडाशय में 2 हार्मोन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है, यही ज्यादा आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अंडाशय में 2 हार्मोन होते हैं दोस्तों, एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कौन कौन से हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन।
तो जो एस्ट्रोजन होता है दोस्तों, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। कौन सा है दोस्तों? ये फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ठीक है। और जो ये प्रोजेस्टेरोन है दोस्तों, ये प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होने वाला है, यानी कि इसको बोलेंगे हम प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन होगा। और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, या नॉर्मल भी पूछेगा आपको कि महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? एस्ट्रोजन। ठीक है जी। पुरुषों में कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या बार बार पूछी जाती है दोस्तों। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी होगी? 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होंगे? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे कुछ पॉइंट है अलग। बाइनरी विखंडन क्या होता है? बाइनरी विखंडन क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन, ये क्या है दोस्तों? एक अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल नहीं है, जिसमें एक जीव दो में विभाजित हो जाता है। एक जीव था दोस्तों ऐसे दो में विभाजित हो जाता है, उसको बोलेंगे बाइनरी विखंडन। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे कि अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव है दोनों, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये बाइनरी विखंडन के एग्जाम्पल भी है, अमीबा और पैरामीशियम बाइनरी विखंडन के एग्जाम्पल है ये। ठीक है। उसके बाद देखिए जो युग्मनज होता है, क्या होता है दोस्तों? युग्मनज जो होता है वो एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है दोस्तों? ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक का मतलब जो पूरी तरह से तैयार होती है कोशिका, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। एक होती है प्रोकैरियोटिक, अविकसित कोशिका, जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बातें हम कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका प्रजनन तंत्र। ठीक है, इसमें हमने सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। उम्मीद है आपके सभी समझ में भी आए होंगे। अगर आपका कहीं पे कुछ भी पॉइंट का डाउट कुछ भी बनता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।